नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नीट के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट के लिए ड्रॉप किए हैं और चाहते हैं कि मैं बायोलॉजी में 360 में 360 ले आऊँ और अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, तो उसके लिए हम लोगों ने मैंने आप लोगों के लिए ये सीरीज़ चलाया है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ाया जाता है। तो हम ये फर्स्ट स्टार्ट यूनिट किए हैं जो कि एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी का यूनिट 5 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, वो हम पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 8 लेक्चर कर लिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। यह 9वां लेक्चर यानी 9th लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था यानी 8th लेक्चर में। ये 9th जो ये इस वाला लेक्चर है, इसमें हम लोग अगला ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास भी एक तरह का ग्लैंड है बच्चों, और ये एकमात्र ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों वाला ग्लैंड होता है, यानी दोनों प्रेजेंट होता है इसमें। एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट होता है, इंडोक्राइन भी प्रेजेंट होता है, यानी ये हार्मोन को भी रिलीज़ करता है और जूस को भी रिलीज़ करता है, यानी डक्ट के थ्रू भी रिलीज़ करता है, बिना डक्ट के थ्रू भी ये रिलीज़ करता है। डायरेक्ट ब्लड में चले जाएगा, बिना ब्लड के थ्रू, ये डक्ट के थ्रू करेगा। तो इसी वजह से इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है एक ही ग्लैंड में यानी पेनक्रियास में। इसी वजह से पेनक्रियास को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने पेनक्रियास हेडिंग डाला है, ग्लैंड है पेनक्रियास एक तरह का। इसका सबसे पहला तो हम पोजीशन देखें कि ये ह्यूमन बॉडी में होता कहाँ है। तो हम जैसे कि जानते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ होता है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। उस डायग्राम से देखिए, ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको इधर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, जो हमने बता दिया है, यहाँ स्टमक होता है, और इधर से ओसोफेगस आता है, यहाँ स्टमक होता है, जस्ट स्टमक के नीचे। और फिर यहाँ स्टमक से होते हुए ये वाला पाइप जुड़ता है। इस वाले पाइप को हम यहाँ से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट जो सी शेप का होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है बच्चों, ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम का जो ये दोनों लिम्ब है, ये देखिए, तो इसी को हम लिम्ब बोलते हैं। दिस इज द लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। बिल्कुल लिम्ब की तरह लग रहा है, इसी वजह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसी वजह से इसको लिम्ब कहते हैं। तो देखिए, इस ड्यूडेनम के लिम्ब के बीच में है ये जो बीच में आपको पत्ता के तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है बच्चों, पेनक्रियास है। इसी को हम पेनक्रियास बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पेनक्रियास में डक्ट होता है, जिसको हम ये जो बड़ा वाला जो अंदर में डक्ट दिख रहा है, ये वाला वाइट वाला कलर करके, इसी को हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला जो आप ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर के देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर का ये डक्ट है जो आगे जाके ये पेनक्रियाटिक डक्ट में मिल गया। तो इस वाले जो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। और जो डायरेक्टली यहाँ से निकला वो हो गया डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर से डक्ट निकला हुआ। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो फिगर बना हुआ है, तो इसमें तो आपको बहुत अच्छा से नहीं दिखेगा, बस चूंकि एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नीट में, इसी वजह से मुझे दिखाना पड़ा। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को, ये जो पेनक्रियास का पूरा फिगर को मैं आपको बना के दिखाऊंगा अपने हाथ से। तो ये फिगर तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ जो मैं फिगर बनाऊंगा उसमें जो मैं सारा चीज़ को रिप्रेजेंट करूंगा उसको आपको कॉपी में बनाना है और अच्छे से उसको पढ़ना है। क्लियर बच्चों। तो ये तो देख लिया बच्चों ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो गॉल ब्लैडर का जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों आके ये मिल गया। तो जहाँ मिला उसी को हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिया। हेपेट मतलब जो लीवर और गॉल ब्लैडर लीवर से आता हो,
लीवर, लीवर को ही हम हेपेट बोलते हैं। तो चूंकि ये लीवर यहाँ पे जो होता है, ये जो दोनों डक्ट है बच्चों, ये लीवर से आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे लीवर के बारे में नहीं पढ़ना है हमको पेनक्रिया, इसी वजह से लीवर का फिगर नहीं बनाया गया है। तो मैं आगे बताऊंगा लीवर, जब पेनक्रियास के जस्ट बाद लीवर ही आने वाला है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का। क्लियर। तो यहाँ लीवर से ये दोनों डक्ट आ रहा है, तो ये लीवर से डक्ट आ रहा है, तो लीवर से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हेपेटिक डक्ट। ठीक है। और ये डक्ट आके फिर ये गॉल ब्लैडर मिला, और फिर गॉल ब्लैडर ये कॉमन, इसी वजह से चूंकि ये दोनों डक्ट मिलकर, एक गॉल ब्लैडर का डक्ट और दूसरा ये लीवर का डक्ट, दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाए, इसी वजह से तो इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिया दोनों से मिल गया, इसी वजह से इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब हम लोग का पोजीशन देख लिए क्या, कि पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है पेनक्रियास, और ये ड्यूडेनम के लिम्ब में होता है ये पेनक्रियास। क्लियर। अब हम लोग ये चीज़, जो भी चीज़ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और फिर आगे हम लोग उसी डायग्राम को और अच्छे से डिटेल से बना के सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर बताएंगे कहाँ क्या क्या होता है। ताकि डायग्राम से बताना, मेरा मकसद यही है कि डायग्राम से जब कोई चीज़ देखा जाता है तो वो तुरंत कैच कर लेता है माइंड, और फिर हमेशा के लिए याद हो रहता है, और फिर कभी भूलता नहीं है। इसी वजह से मैं डायग्राम को बना बना के तब मैं बच्चों को बताता हूँ। क्योंकि आप लोग ड्रॉपर्स हैं, आप लोगों को और अच्छे से बताना चाहिए, ताकि अब ये 2 साल में नहीं आप लोग अंदर में बसा पाइए, 1 साल में मेहनत करके अंदर में बसा लीजिए। इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, इतना ज़्यादा वर्क को हार्ड कीजिए। तो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ बच्चों। पेनक्रियास present between the limb of C-shaped, क्या C-shaped? C-shaped ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो कि C-shape का होता है, ड्यूडेनम, NUM। क्लियर। अब यहां पे देखिए अगला, ये एक तरह का हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। अभी बताया बच्चों हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें दोनों तरह का एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। ये हार्मोन और जूस दोनों सीक्रेट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा गया। सबसे पहला वजह क्या है? पहला वजह, हेट्रोक्राइन मतलब इसमें एक्सोक्राइन भी होता है और दूसरा इंडोक्राइन भी होता है। थोड़ा नीचे ले जाता हूं ताकि मुझे वहां पे कुछ लिखना है। इंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन की बात किया जाए तो जितना पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास में लगभग मैक्सिमम पार्ट एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, और पेनक्रियास में मात्र 1% पार्ट इंडोक्राइन होता है। ठीक है। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसके यूनिट को हम एसिनी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसिनी दिख रहा है बच्चों, ACINE, एसिनी। तो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है उसके यूनिट को हम एसिनी कहते हैं। ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट बच्चों रिलीज करता है, जानते हैं क्या? जूस। कौन सा जूस? पेनक्रियास से निकल रहा है तो पेनक्रिएटिक जूस। जो कि एक्सोक्राइन पेनक्रिएटिक जूस जो कि 99%
टोटल पेनक्रियास से जितना भी जूस निकलता है, जितना भी सिक्रेशन होता है, टोटल सिक्रेशन का 99% सिक्रेशन एक्सोक्राइन पार्ट से ही रिलीज होता है। तो 99% ऑफ टोटल सिक्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद रखना है। पहला, एक्सोक्राइन के पार्ट के यूनिट को हम एसिनी कहते हैं, एक एक यूनिट को, और ऐसे ऐसे यूनिट, बहुत सारा यूनिट मिलकर तब एक्सोक्राइन वाला पार्ट बनता है पेनक्रियास का, जो कि पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है। और पूरे पेनक्रियास में जितना सिक्रेशन होता है, सारे सिक्रेशन का 99% सिक्रेशन एक्सोक्राइन वाला पार्ट ही करता है, और बचा कितना, 1%। और 1% जो है सिक्रेशन इंडोक्राइन वाला पार्ट कहता है। इंडोक्राइन वाले पार्ट को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो इंडोक्राइन वाला पार्ट है, इसी को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बच्चों मैंने बोलने में मिस्टेक कर लिया, आइसलेट नहीं, आइलेट्स पढ़ते हैं इसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंडोक्राइन वाले पार्ट का नाम, पेनक्रियास के इंडोक्राइन वाले पार्ट का नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये क्या चीज को रिलीज करता है बच्चों, नाम से ही इंडोक्राइन है तो पक्का है कि ये जूस रिलीज नहीं करता होगा। ये क्या रिलीज करता होगा, हार्मोन, हार्मोन को रिलीज करता है। कितना परसेंट टोटल सिक्रेशन का, 1%। 1% ऑफ टोटल सिक्रेशन, जितना भी सिक्रेशन होता है, सारे सिक्रेशन का 1% सिक्रेशन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी एंडोक्राइन वाला पार्ट पेनक्रियास का करता है। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि पेनक्रियास अगर पढ़ाऊंगा तो उसको मैंने पहले डायग्राम से बताऊंगा, और डायग्राम से सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करके तब मैं उसको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले तो डायग्राम बना लूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूं सी शेप्ड ड्यूडेनम, और फिर ये आगे जाके खुल जाएगा। डायग्राम बनाने में किसी तरह का मिस्टेक हो तो बच्चों माफ़ कीजिएगा, पर मुझे जो समझाना है उसको बस जानिए। तो ये तो हो गया बच्चों ड्यूडेनम।
और ये हो गया पेनक्रियास। ठीक है, और पेनक्रियास का जो ये मेन डक्ट है, इसी मेन डक्ट को हम कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे प्रेजेंट होता है एक थैला के तरह स्ट्रक्चर, इस थैला लाइक स्ट्रक्चर को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, इसमें क्या क्या होता है सब कुछ बताऊं। ठीक है, और यहाँ पे तो लीवर होता है इधर, जो कि यहाँ से लीवर का एक डक्ट आता है। ठीक है, पर मैं इसको बनाना नहीं चाहूँगा क्योंकि लीवर आगे पढ़ना है। और फिर ये लीवर का डक्ट और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट दोनों आके आपस में मिल जाता है। देखिए मिल गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो मेन डक्ट है पेनक्रियास का, जिसको हम पेनक्रिएटिक डक्ट बोले हैं, तो इसी मेन डक्ट से और एक डक्ट एसोसिएटेड डक्ट होता है, इसी में से जुड़ा होता है एक डक्ट पेनक्रियास में, वहां से और एक डक्ट खुलता है। इसी डक्ट को हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। सब बताओ, देखिए ये पेनक्रियास का जो मेन डक्ट है, ये आकर खुलता है ड्यूडेनम में, ताकि अपने पेनक्रिएटिक जूस को ड्यूडेनम में सिक्रीट कर पाए। सिक्रीट हो गया, क्लियर। और डक्ट, इसी मेन पेनक्रिएटिक डक्ट से ही एक एसोसिएटेड जुड़ा हुआ छोटा सा डक्ट होता है, जो यहां से होता है। ये डक्ट भी जाकर खुलता है ड्यूडेनम में। खुल गया, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो डक्ट आ रहा था इधर से, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों के मिलने से जो डक्ट आ रहा था, ये डक्ट आके ये मेन वाले पेनक्रिएटिक डक्ट में ओपन होगा, यहां से जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, लीवर और गॉल ब्लैडर से मिलने से जो डक्ट बना, इसी को हम बोलते हैं बाइल डक्ट। क्लियर। और ये तो पेनक्रिएटिक डक्ट हुआ। अब पेनक्रिएटिक डक्ट यहां पे आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से मेन पेनक्रिएटिक डक्ट एक एसोसिएटेड, और ये जो एसोसिएटेड डक्ट अलग से जो डिवाइड हुआ है, इसी अलग वाले डक्ट को हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, जो एक एसेसरी डक्ट है। इसी वजह से यहां मैं लिख सकता हूं एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर। अब यहां पे देखिए बच्चों, इस डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या रिलीज करता है वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं, तब मैं अगला में जाऊंगा। रिलीज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3
containing alkaline fluid for maintain pH of duodenum। यानी कि इस डक्ट के थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, तो वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड इस डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आता है। और वो फ्लूइड किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। और ये फ्लूइड आके क्या करता है? ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन किए रखता है। अब ये ड्यूडेनम जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ था, स्टमक में जिसमें कि पीएच उसका कितना है? 1.8 यानी एसिडिक नेचर का होता है, HCl होता है। अब वही एसिडिक नेचर वाला HCl जो इतना खतरनाक है, वो एसिड अगर ड्यूडेनम में आएगा तो ड्यूडेनम के वाल को दिक्कत पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह किसी भी तरह का लेयर नहीं होता है। और यहाँ पे इंजाइम जो भी इंजाइम है वो जो है अल्कलाइन नेचर पे एक्ट करने वाला इंजाइम है। अब स्टोमक से आ गया एसिड, तो अब तो वो तो नहीं कर पाएगा इंजाइम। अब यहाँ से क्या करेगा? पेनक्रियास अपने डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से के थ्रू फटाफट ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो अल्कलाइन नेचर का है इस तरह का फ्लूइड को भेजेगा, ताकि वो जो एसिड आ रहा है उसको न्यूट्रल करे और यहाँ के मीडियम को अल्कलाइन मीडियम बना दे, यानी ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन किए, ताकि यहाँ पे जो भी इंजाइम्स होता है जो कि अल्कलाइन नेचर पे, अल्कलाइन इन्वायरमेंट पे काम करने वाला होता है, वो आसानी से कर सके अपना काम। तो इस ड्यूडेनम के अल्कलाइन नेचर का इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यह एक्सेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होता है, इसी के थ्रू से निकलता है। क्लियर? क्या निकलता है? कौन सा केमिकल सब्सटेंस निकलता है? समझ गए? क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया। और ये मेन पेनक्रिएटिक, और ये मेन पेनक्रिएटिक डक्ट में ये वाला टूटा तो इसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोले, और ये वाला जो ये वाला अलग हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, डक्ट ऑफ विल्सन, जो एक मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इससे क्या रिलीज होता है? इससे पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। वह पेनक्रिएटिक जूस जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ड्यूडेनम में फूड को पचाने, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, एंजाइम्स कंटेनिंग पेनक्रिएटिक जूस। वह पेनक्रिएटिक जूस जो एंजाइम कंटेनिंग होगा, एंजाइम होगा जिसमें, वो रिलीज करता है। ठीक है? अब यहां पे देखिए बच्चों, अब यही जो डक्ट ऑफ विल्सन या जो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, इससे आकर जुड़ गया क्या? ये बाइल डक्ट आके जुड़ गया। ठीक है? देखिए बाइल डक्ट आके जुड़ा। अब यहाँ पे ये वाला जो डक्ट बना, अब यहां तक को हम बोले, अब ये वाला जो डक्ट बना, ये डक्ट तो बाइल डक्ट और ये मेन पेनक्रिएटिक या डक्ट ऑफ विल्सन से मिलकर ना बना है। तो इस वाले डक्ट को हम इसी वजह से, चूंकि ये इस वाले डक्ट और ये मेन पेनक्रिएटिक दोनों से मिलकर बना है, इसी वजह से इस डक्ट को हम हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। क्लियर? उम्मीद करते हैं बच्चों सब कुछ एकदम डिटेल से अच्छे से समझ गए होंगे, क्या क्या चीज़ हमने
बताया और क्या क्या चीज़ लिखाया। कोई दिक्कत हो कमेंट करके फौरन बताइए, मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। हो गया। तो यही डक्ट ऑफ विल्सन है जो कि आगे चल के क्या बनाता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनता है बाइल डक्ट से मिलकर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बताता हूँ डिटेल्स। पेनक्रियाटिक जूस जो कि एक्सोक्राइन वाले पार्ट से निकलता है, कहा जाता है ये एक दिन में 1.2 लीटर जूस निकलता है एक दिन में। सोचिए बच्चों, मतलब लीटरों में निकलता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.8 यानी अल्कलाइन नेचर का, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। क्लियर। जो मेंटेन कौन करता है, अभी मैंने बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जो कौन से डक्ट से निकलता है पेनक्रियाज के, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से, ये एसेसरी डक्ट जो है। अब देखिए बच्चों, तो इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब ये क्यों इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोला, क्योंकि हमारे भोजन में या हमारे फूड में जो मेन फूड होता है बच्चों, वो 4 ही तरह का होता है। कितने तरह, 4। कौन कौन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, यही सब होता है। इसके अलावा भी होता है लेकिन ये मेन है, ये चारों। और इस चारों को पचाने के लिए एंजाइम इस पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से पेनक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला गया। क्लियर। इसी वजह से मैं कंपोजिशन लिख देता हूं ताकि आप लोग समझ जाइए कि इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोला। तो इसका कंपोजिशन क्या, सबसे पहला इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। दूसरा बच्चों, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी बोलिए इसको, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। तीसरा, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है। और चौथा, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। क्लियर। उम्मीद करते हैं बच्चों सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं इंडोग्राइन वाला पार्ट, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। ठीक है। ये एक इंडोग्राइन वाला पार्ट है। ठीक है। मैं भी इसको डायग्राम से बताऊंगा, चाहे कितना डिफिकल्ट हो, मैं उसको आसान तरीके से डायग्राम बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक गोला बना लूं। ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ
ये जो मैं बनाया हूं बच्चों, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड पास होगा। और देखिए बच्चों, ये जो गोला है, इस गोले के चारों तरफ सेल्स होता है। ये जो मैं बना रहा हूं ये सेल्स है। सेल्स है। इसी सेल्स को हम, ये जो सेल मैंने बनाया है, इसको हम अल्फा सेल्स बोलते हैं। अल्फा सेल्स, ठीक है, जो कि रिलीज करता है, ये अल्फा सेल रिलीज करता है एक खास प्रकार का हार्मोन, जिसको हम ग्लूकेगोन हार्मोन कहते हैं। अब ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है बच्चों? ये ग्लूकेगोन हार्मोन हाइपर ग्लाइसेमिक नेचर का होता है। अब ये हाइपर मतलब ज़्यादा बढ़ाना, इंक्रीज करना, और ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल। ये हार्मोन का काम हाइपरग्लाइसेमिक का होता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना होता है। तो अल्फा सेल्स, जो कि एक खास प्रकार का हार्मोन को रिलीज करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन, जो कि हाइपरग्लाइसेमिक नेचर का होता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। क्लियर बच्चों? हाँ, तो इसी वजह से मैं इसको लिख देता हूं कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल, ये ऊपर कर रहा हूं तो मतलब ये इंक्रीज है, अपवर्ड एरो, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज करता है बच्चों? देख लीजिए, मैं ये भी यहाँ पे कर देता हूँ। सब कुछ एक एक पॉइंट, जहाँ से जो पॉइंट आपके सिलेबस में है, वो सारे पॉइंट को मैं टच करते हुए जाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आप नीट ड्रॉपर्स का। कैसे इंक्रीज करता है? तो होता क्या है बच्चों, एक खास प्रकार का कंपोनेंट यानी फूड पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोजेन। ये हार्मोन क्या करता है? इस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो यानी ये हार्मोन के वजह से ग्लाइकोजेन, यानी जितना ज़्यादा ये ग्लाइकोजन हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज होगा, यानी ग्लाइकोजेन उतना ज़्यादा टूट के ग्लूकोज बनेगा, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। यानी ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में टूटने के ही प्रोसेस को जानते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज with the help of glucagon hormone। क्लियर? और हाइपरग्लाइसेमिक भी समझ गए क्या होता है? ठीक है, अब ये तो हम समझ ही गए। ये क्या है बच्चों, जो रेड से मैंने बनाया है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये तो ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स के भी कुछ पार्ट में, अंदरूनी वाला पार्ट में कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो मैंने बना रहा हूं मैं, ये सेल है। ये सेल्स, ठीक है, ये जो सेल हैं, इसी सेल को हम कहते हैं बच्चों बीटा सेल्स। अब ये बीटा सेल्स का क्या काम है? ये रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल ग्लूकेगोन हार्मोन का उल्टा हार्मोन होता है। क्यों?
क्योंकि ग्लूकेगोन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक नेचर का होता है। लेकिन ये इंसुलिन हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक नेचर का होता है, हाइपोग्लाइसेमिक। ये हाइपर और ये हाइपो। हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अब ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कैसे करता है बच्चों? सेल की परमिबिलिटी को, ग्लूकोज के लिए सेल की परमिबिलिटी को बढ़ा के, मैं अभी बताता हूं, इस चीज को क्लियर करता हूं, चिंता मत कीजिए। परमिबिलिटी ऑफ सेल्स फॉर किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। जितना ज्यादा सेल्स में परमिबिलिटी इंक्रीज होगा ग्लूकोज के लिए, वो उतना ज्यादा ग्लूकोज लेवल को घटाएगा, यानी हाइपोग्लाइसेमिक नेचर उतना ज्यादा होगा। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब, हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल ब्लड में, ठीक है। और ये परमेबिलिटी किस तरह के सेल्स में होता है ग्लूकोज के लिए? खास तौर पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दो तरह के। एक स्केलेटन, यहाँ बना, यहाँ स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स होता है वहाँ पर ग्लूकोज के लिए सेल्स की परमेबिलिटी होता है। और हिपेटोसाइट्स, ये भी एक तरह का सेल्स है जो, जिस सेल से लीवर बना होता है, वहाँ पर भी ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कौन बच्चों? ये इंसुलिन हार्मोन। कैसे? मैं एक डायग्राम छोटा सा, हल्का सा, इसको डायग्राम बनाइए तो भी चलेगा, नहीं भी, बस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। मान लेते हैं बच्चों ये सेल है, सेल है, इस सेल के बगल से जो है ब्लड वेसल्स गुजरा, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट्स है और साथ साथ ग्लूकोज वगैरह भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है। अब क्या करें? ग्लूकोज में ब्लड लेवल ना बढ़े, जिसके वजह से ग्लूकोज तो ब्लड में कोई काम नहीं, ग्लूकोज चाहिए कहाँ? सेल के अंदर जाना है। अब ये सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा तब ना ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटेगा। यहाँ पे जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर जाएगा तब ना घटेगा ग्लूकोज। तब इसको घटाने के लिए यहाँ ब्लड में, ताकि ये सेल के अंदर चले जाए, तो सेल के वाल को परमिएबल बनाना होगा ग्लूकोज के लिए। यानी परमिएबल मतलब आवागमन, यानी ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए इसके वाल को बनाना। ये वाल अभी वैसा बना हुआ नहीं है, तो इसके वाल को परमिएबल बनाने के लिए आएगा एक खास प्रकार का हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये जैसे ही आएगा तो होगा क्या बच्चों? यहां पे एक तरह का रिसेप्टर लगा होता है, ये रिसेप्टर लगा हुआ है। ये रिसेप्टर क्या करेगा? सेल के जो अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, इस डीएनए को इन्फॉर्म करेगा। अब ये डीएनए क्या करेगा? फटाफट प्रोटीन को बनाएगा, और प्रोटीन को बना के ये वाल में, सेल के वाल में चिपकाएगा। ये देखिए, खास प्रकार का प्रोटीन है ये। मैं आपको आगे जब बायोमोलिक्यूल्स बताऊंगा वहां बताऊंगा कि इस वाले प्रोटीन का ही नाम GLUT4 प्रोटीन, ये एक तरह का क्या है बच्चों? प्रोटीन है। इसका फुल फॉर्म वगैरह कुछ मत पूछिए, मैं आपको बायोमोलिक्यूल में इसका सब कुछ पूरे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ये एक तरह का प्रोटीन है जो ये सेल्स के डीएनए के वजह से बना। इस रिसेप्टर ने जब इन्फॉर्म किया कि देखो तुम्हारे बगल में जो ब्लड है वहाँ पे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, अब वो ग्लूकोज तुम्हारे अंदर आना चाह रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले परमिएबल बनाना होगा। तो परमिएबिलिटी बनाने के लिए फटाफट क्या करेगा? डीएनए खास प्रकार का, यानी GLUT4 क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन वाल में छिपा। अब ये प्रोटीन के मदद से क्या करेगा? सारा ग्लूकोज ब्लड से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। इस तरह से
इंसुलिन हार्मोन काम करता है। तो उम्मीद करते हैं इस डायग्राम से थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, नेटवर्क लाइक सेल्स होता है यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे नेटवर्क लाइक सेल्स होता है। इस नेटवर्क लाइक सेल्स को ही हम कौन सा सेल बोलेंगे? डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा सेल्स बोलते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा सेल ये डेल्टा सेल क्या करता है? रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है बच्चों? ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है? सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। यानी अल्फा सेल्स कितना सिक्रीशन करेगा, कितना नहीं करेगा, कब करेगा, और बीटा सेल्स कितना इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, इन सब का इनहिबिटेशन कौन करता है? डेल्टा सेल्स। किसके मदद से? सोमेटोस्टेटिन के मदद से। उम्मीद करते हैं बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलेटेड सारी बातों को समझ गए होंगे। यहीं पे हो गया आपका पेनक्रिया वाला पार्ट खत्म। अब आगे आपका ग्लैंड बचा है लीवर, या उसी को हेपार कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। तो इस वाले ग्लैंड को हम अगले लेक्चर, जो 10th लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे। फिर उसके बाद 11th लेक्चर आएगा जिसमें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे, और इस तरह से सारा ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर उसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कि कौन वाला एंजाइम्स किसको तोड़ता है, कैसे कैसे क्या होता है, सबको आगे बताएं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस तरह से वीडियो के साथ हमारा बना रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके तो ज़रूर ही बताया कीजिए, हमें इससे बूस्टअप होता है, एनर्जी मिलता है। कमेंट, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलता है, जो सच बात है। तो थैंक यू सो मच।